परमार। कौन से वंश ने? पोषक महल कहां पर है? चंदेरी। किसने बनवाया? महमूद खिलजी। हाँ मैडम, कुछ भी मंगा लीजिए। कचौरी, कचौरी मंगवा लीजिए। चलिए, किसने बनवाया था? महमूद खिलजी। चंदेरी पर आक्रमण बाबर ने किस वर्ष किया था? 1528। मध्य प्रदेश में हवा महल कहां पर है? चंदेरी। कहां पर है? चंदेरी, है ना, चंदेरी में। चलिए, संडे इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ना। इस वीक मतलब ये जो हफ्ता होगा इसमें आपका कल्चर भी मैं खत्म कर दूंगा ना। कल्चर, घराने वराने, जाने पहचाने जो भी है वो भी हम पूरे कर लेंगे। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। पिछली बार याद होगा इकोनॉमिक्स में हमने बैंक से देखी थी, क्या पढ़ी थी? बैंक, है ना। आज हम पढ़ेंगे आरबीआई। किसको पढ़ेंगे? आरबीआई। आप सब जानते हो आरबीआई। आरबीआई भारत का कैसा बैंक है? आरबीआई भारत का कैसा बैंक है? सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक है। कैसा बैंक है? केंद्रीय बैंक। क्यों है केंद्रीय बैंक आरबीआई हमारा? क्योंकि मुद्रा जारी करता है। क्या जारी करता है? मुद्रा। हर देश में जो केंद्रीय बैंक मुद्रा जारी करता है, मतलब हर देश में जो बैंक मुद्रा जारी करता है वो बैंक उस देश का केंद्रीय बैंक होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जो बैंक देश में मुद्रा जारी करता है वो बैंक जो है उस देश का कैसा बैंक होता है? केंद्रीय बैंक। और हमारे यहां पर मुद्रा जारी कौन करता है? आरबीआई। सबको पता है। एक और चीज सबको पता है कि भारत में चाहे वाणिज्यिक बैंक हो चाहे निजी बैंक हो, वाणिज्यिक बैंक कौन से हैं? जिन पर अधिकार किसका है? सरकार का। और सरकार का कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय। पता है ना। तो चाहे तो वाणिज्यिक बैंक हो चाहे निजी बैंक हो, ये दोनों बैंक किसकी गाइडलाइन फॉलो करते हैं? आरबीआई। हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि बैंकिंग व्यवस्था में कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? आरबीआई। एक और चीज ध्यान रखना, हमारे यहां पर कागजी मुद्रा चल रही है, बोलो हाँ या ना? बोलो यार, चल रही है ना। कैसी मुद्रा? कागजी मुद्रा, है ना। तो कागजी मुद्रा के संबंध में भारत में ब्रिटिश राज में कागजी मुद्रा अधिनियम क्या लाया गया था? कागजी मुद्रा अधिनियम। आपको यह भी पता है कि विश्व में कागजी मुद्रा, कैसी मुद्रा? कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? चीन। विश्व में कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? चीन। हमारी मुद्रा भी कैसी है? कागजी मुद्रा। तो ब्रिटिश राज में कागजी मुद्रा अधिनियम आया था। और बेटा ये अधिनियम आया था 1861 में। कब आया था? 1861। ये क्वेश्चन आया हुआ है कांस्टेबल में पिछली बार। तो इसलिए हर टॉपिक समझो हम क्यों पढ़ रहे हैं। इस बार तो ऐसा तो है नहीं कि इस बार भी दे देगा कि चलो यार इस बार भी पूछ लो, मतलब कुछ दूसरा पूछेगा। और ये वाला क्वेश्चन इसी से रिलेट करता है, इसी टॉपिक से। पिछली बार कांस्टेबल में आया था इस टॉपिक से और इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है। तो मैंने कहा जब हमारे यहाँ ब्रिटिश राज था 1861, सबको याद है। 1861 में कागजी मुद्रा अधिनियम आया था और सरकार जो है कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार उस समय किसके पास था? सरकार कौन सी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्लियर है। समय आगे बढ़ता गया और एक कमेटी का गठन किया, इसका नाम था हिल्टन यंग कमेटी। इस कमेटी ने भारत में एक केंद्रीय बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया अंग्रेजों को, क्योंकि उन्हीं की सरकार थी।
1934 में एक एक्ट आया, इसे कहा गया आरबीआई एक्ट। क्या कहा गया? आरबीआई एक्ट। समझ में यह कांड। और इसके द्वारा 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की शुरुआती पूंजी से किसकी स्थापना हुई? आरबीआई। क्लियर है? फिर जब भारत आजाद हो गया 1947 में, उसके बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण का मतलब है जब सरकार किसी संस्थान को अपने अंडरटेकिंग कर लेती है तो उसे कहा जाता है कि सरकार ने उसका क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। सरकार जब किसी संस्थान को अंडरटेकिंग कर लेती है, अपने अंदर शामिल कर लेती है, तो कहा जाता है कि सरकार ने इसका क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो भैया राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है वो होता है 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून आरबीआई का क्या है? लेखा वर्ष। आपका खाता आरबीआई में है क्या? बोलो, नहीं है ना? आरबीआई आपका खाता खोल सकता है क्या? नहीं खोल सकता। क्यों? क्योंकि वो जनता से लेन देन नहीं करता है। जनता से लेन देन कौन करते हैं? बैंक, है ना? वाणिज्यिक बैंक करेंगे, निजी बैंक करेंगे, रूरल बैंक करेंगे। तो इन बैंकों का जो हमारे दूसरे बैंकों का लेखा वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च, पता है ना आप सबको? 1 अप्रैल से 31 मार्च जो हमारे दूसरे बैंक होते हैं उनका लेखा वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 31 मार्च। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारा कोई कैसा वर्ष है? वित्तीय वर्ष है। 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर है। आप जब भी देखना, आप 1 अप्रैल को बैंक जाओगे तो 1 अप्रैल को बैंक लेन देन नहीं करता है। बाहर बोर्ड लगा रहता है वार्षिक लेखाबंदी। क्या लिखा रहता है? वार्षिक लेखाबंदी। उसी के आधार पर कुछ दिनों के बाद बैंक अपना स्टेटमेंट जारी करता है कि ये बैंक कितने प्रॉफिट में है। सर बैंक प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है तो क्या बैंक बर्बाद होने के लिए काम कर रहा है? हाँ या ना? क्लियर है? क्या सरकार ने बैंक इसलिए खोल रखे हैं कि कोई भी नीरव मोदी, विजय माल्या बन के पैसा लेके भाग जाए और वो बर्बाद हो जाए? नहीं, बैंक तो किसके लिए? फायदे के लिए। बैंकों का फायदा आप सबको पता है। क्या है बैंकों का फायदा? आपकी जमा पूंजी वो किसके रूप में देता है? लोन के रूप में। और आरबीआई से भी पैसा लेता है, वो भी किस में रूप में देता है? लोन के रूप में। कौन देता है? बैंक। और बदले में क्या लेता है? ब्याज। बदले में क्या लेता है? ब्याज। और यही ब्याज एक तरीके से इनकम ऑफ सोर्स है किसका? बैंक का। क्लियर है? हर बैंक अप्रैल के बाद अपना स्टेटमेंट जारी करता है कि भैया इस वित्तीय वर्ष में मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ, मुझे इतना क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो हमने देखा कि जो दूसरे बैंक है उनकी लेखाबंदी होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च, जबकि आरबीआई करता है 1 जुलाई से 30 जून। बढ़े आगे। फिर देखिए आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई। लेकिन शायद आपको ना पता हो, जब आरबीआई की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो स्थापना के समय इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। कहां पे था? कलकत्ता। मतलब जब आरबीआई बना था 1935 में, तब इसका मुख्यालय कहां था? कलकत्ता। लेकिन कुछ ही समय बाद इसे कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिया और कहां कर दिया? मुंबई। वरना जब भी पूछे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कहां पे था? कलकत्ता। मैं ब्रिटिश राज की ही बात कर रहा हूं आपसे। बाद में कहां कर दिया? मुंबई। और आज भी कहां पर है? मुंबई। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? फिर मैंने कहा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहां पे आरबीआई के 4 रीजनल ऑफिस है। कितने ऑफिस हैं? रीजनल ऑफिस। ठीक। आरबीआई का एक क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है? लंदन में। क्लियर है? मैं पुलिस के पूरे क्वेश्चन भी बताऊंगा कि पिछली बार क्या पूछा है। दूसरी बात, आरबीआई का एक बोर्ड होता है, जिसे कोचिंग का एक बोर्ड है। इसमें आप सर है, राहुल सर है, मैं हूं, संदीप सर पढ़ाते थे वो भी हैं, है ना, मैडम है, जितना स्टाफ है हम सब किसके बोर्ड में? इस कोचिंग के। तो उसी प्रकार से आरबीआई का भी एक बोर्ड है और इस बोर्ड में कितने मेंबर हैं? 21।
कितने मेंबर? 21। क्लियर? और ये जो बोर्ड होता है इसे निदेशक मंडल भी कहा जाता है। कैसा मंडल? निदेशक मंडल। और निदेशक मंडल जो है इसके सदस्य जो है वो 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 4। ये पिछली बार पूछा था, के लिए चुने जाते हैं। क्वेश्चन क्या था सर? तो पिछली बार कांस्टेबल में प्रश्न था कि आरबीआई के निदेशक मंडल के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 4 वर्ष। ये दूसरा क्वेश्चन है जो पिछली बार इसी टॉपिक से जनरेट हुआ था। क्लियर है बात? अब हमने देखा कि 21 लोग कौन होते हैं। तो एक तो होता है आरबीआई गवर्नर। कौन होता है? आरबीआई गवर्नर। आप सबको पता है अभी आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। आप सबको पता है कि वर्तमान में आरबीआई गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास। क्लियर है? तो निदेशक मंडल में एक तो होता है कौन? आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर के नीचे कौन होते हैं? डिप्टी गवर्नर। उनकी संख्या कितनी? 4। फिर आरबीआई के ब्रांच ऑफिस कितने? 4। वहां के जो होते हैं मेन होते हैं वो होते हैं। फिर वित्त मंत्रालय से कितने होते हैं? 2। और अर्थशास्त्र के जानकार कितने होते हैं? 10। इन अर्थशास्त्र के जानकार को नियुक्त कौन करती है? सरकार। अब गिन लो पूरा, 2 4 5 9 2 11, 11 और 10 21। तो आरबीआई का जो बोर्ड या निदेशक मंडल होता है उसमें 21 मेंबर होते हैं। सभी कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 4 वर्ष के लिए। क्लियर है बात? फिर आगे देखिए, आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करता है। कौन सी नीति? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति को मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। कैसी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी। यहां एक चीज और समझ लीजिए सर, मौद्रिक नीति क्या होती है मैं समझा दूंगा। मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करता है। और कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए राजकोषीय नीति। कैसी नीति? राजकोषीय नीति। तो आपको ध्यान रखना है राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय जारी करता है। राजकोषीय नीति कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, है ना। ये तो फैक्चुअल है, दोनों का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा। मैंने आपसे कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई जारी करता है। सो व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी? देखो, आप समय समय पे टीवी जब देखते होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, मैं जानता हूं दोनों ही आदत आप में नहीं है। ना आप में न्यूज सुनने की आदत है, ना ऐसी चीजें देखने की आदत है। फिर भी आपने सुना होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया। सुना नहीं सुना? सुना है ना, कहीं भी हल्का बोलो। आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया। आरबीआई ने एसएलआर बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? एसएलआर। क्या बढ़ा दिया? एसएलआर। तो ये जो होता है ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के ही अंग है। किसके अंग है? मॉनेटरी पॉलिसी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आरबीआई इन रेटों को कंट्रोल करता है, इसे ही आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। आ गई बात समझ में? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, बैंकों पर नियंत्रण आरबीआई करता है। बैंकों पर नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई। इससे पहले मैंने कहा आरबीआई मौद्रिक नीति का प्रकाशन करता है। रेपो रेट किसके अंतर्गत आता है? मौद्रिक नीति। रिवर्स रेपो रेट मौद्रिक नीति। सर ये होती क्या है ना? सीआरआर मौद्रिक नीति, एसएलआर मौद्रिक नीति, बैंक दर मौद्रिक नीति। क्लियर? मैंने कहा बैंकों पर नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई नोटों का क्या करता है? विनिमय। हमारे यहां पर नोट जारी करने का काम कौन कर देता है? आरबीआई। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी एक देश था जिसका नाम था वेनेजुएला का, आपने सुना होगा। वेनेजुएला सुना है? कौन से कॉन्टिनेंट में? दक्षिण अमेरिका। ये वेनेजुएला विश्व का ऐसा देश है जिसने 10 लाख रुपए का नोट जारी किया। कितने का नोट? 10 लाख। ये विश्व का पहला देश है जिसने इतना बड़ा नोट जारी किया है। कितने का? 10 लाख। क्या जरूरत पड़ी
कि इसे 10 लाख रुपए का नोट जारी करना पड़ा? क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि वेनेजुएला अधिक नोट छापकर लोगों की गरीबी क्या करना चाहता था? दूर करना चाहता। हमारी सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि जितने भी गरीब है नोट तो अपना आरबीआई छाप रहा है, सबको 1-1 करोड़ रुपए दे दे गरीबों को। कोई गरीब नहीं भारत में। हालत की हालत खराब हो जाएगी, हमारी हालत खराब हो जाएगी अगर हमने सर क्यों गरीबी दूर। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितने लोगों के पास बुलेट है? अभी नहीं है। लेकिन मान लो आरबीआई ये कह दे कि हम हर व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया दे रही हूं, कितने लोग बुलेट लेंगे? हाथ खड़ा करो। लेंगे? लेंगे या नहीं लेंगे? डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। और डिमांड बढ़ेगी तो भैया पूर्ति तो सीमित है ना, संसाधन तो सीमित है ना। तो मांग जैसे इंक्रीज होगी मूल्य भी क्या होगा? बढ़ेगा। और मूल्य बढ़ेगा मतलब क्या बढ़ेगी? महंगाई। क्या बढ़ेगी? महंगाई। इसलिए हम नोट छापकर गरीबी को दूर नहीं कर सकते। तो तुमको सरकारी नौकरी की कोई जरूरत ही नहीं देती, रहती क्या? नहीं। कोरोना के काल में अमेरिका ने ऐसा किया था, नोट छाप के उसने कंट्रोल करना चाहा। भारत सरकार ने ऐसा ज्यादा किया या नहीं किया? एक और चीज सोचो, कोविड के बाद जैसे ही कोविड प्रोटोकॉल खत्म हुए, गवर्नमेंट ने लोन सस्ते कर दी। लोन क्या कर दिए? सस्ते। जैसे ही कोविड खत्म हुआ, हर तीसरा फोन, सर लोन चाहिए क्या आपको? सर लोन चाहिए क्या आपको? सर लोन चाहिए क्या? रेपो रेट कम कर दी। रेपो रेट जैसे ही कम होती है, लोन क्या हो जाते हैं? सस्ते। सरकार ने क्यों किया? क्योंकि कोविड के बाद बाजार में मंदी का दौर था, बाजार में पैसा नहीं था। अब बाजार में पैसा बहाना था तो सरकार ने लोन क्या कर दिए? सस्ते। लोगों ने क्या लिया? लोन। और लोन क्या किया? खर्च। पैसा कहां आया? बाजार में आया ना। तो पैसे को ही कहते हैं तरलता। क्या कहते हैं? तरलता। तरलता मतलब लिक्विडिटी। लिक्विड है पैसा, तरलता है। तो तरलता बढ़ाने के लिए आरबीआई रेपो रेट क्या कर देता है? डाउन कर देता। और तरलता जैसे ही बढ़ जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट क्या कर देता है? बढ़ा देता। तो रेपो रेट बढ़ाता है तो लोन क्या हो जाते हैं? महंगे। और रेपो रेट घटाता है तो लोन क्या होते हैं? सस्ते। आरबीआई इसी एक अचूक फॉर्मूले से महंगाई को क्या करता है? कंट्रोल करता। जब भी महंगाई बढ़ती है, आरबीआई रेपो रेट क्या बढ़ा देता है? रेपो रेट बढ़ा देता है। और पैसे की तरलता बाजार में से क्या करता है? कम करता है। और महंगाई क्या हो जाती है? कम। चलिए, तो वेनेजुएला एक ऐसा देश था तो नोटों का विनिमय करता है, आर्थिक आंकड़े जारी करता है। कौन जारी करता है? आरबीआई। मौद्रिक नीति जारी करता है। ये हमारा हो ही गया। आरबीआई को बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक कहा जाता है। क्लियर है बात? कोई बड़ी बात। 1957 में मुद्रा व्यवस्था को दशमलव प्रणाली में लागू किया गया। आपको याद है? 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा। तो दशमलव प्रणाली है या नहीं है? तो इसको कब लागू किया गया? 1957 में। चलिए, 2010 में मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया। किसके प्रतीक चिन्ह को? मुद्रा। और आप सभी जानते हैं ये किसका प्रतीक चिन्ह है? रुपया। और रुपया कहां का? भारत। ठीक। 2010 में इसे किसने बनाया था? उदय कुमार। और ये 2010 में इसलिए लागू किया गया क्योंकि इस साल आरबीआई की प्लेटिनम जुबली थी। आरबीआई की क्या थी? प्लेटिनम जुबली। अब मुझे बताओ ये प्लेटिनम जुबली क्या होती है? देखो मेरे ख्याल से 25 साल मतलब सिल्वर जुबली, 25 साल मतलब सिल्वर जुबली, 50 साल गोल्डन जुबली और 75 साल प्लेटिनम जुबली। लोग वैवाहिक वर्षगांठ भी ऐसे बनाते हैं, जिनके विवाह को 25 साल हो गए वो सिल्वर जुबली। तुम्हारी हुई नहीं, तुम फिर भी जानते हो। जिनके 50 साल हो गए गोल्डन जुबली। और अगर कोई इतनी उम्र तक रह गया तो कैसी जुबली? प्लेटिनम जुबली। तो 2010 में आरबीआई की क्या थी? प्लेटिनम। साबित करो। वेरी गुड। अरे सर 1935 में स्थापना हुई।
1935 में स्थापना हुई, तो 2010 में आरबीआई की स्थापना के कितने वर्ष होते हैं? 75 वर्ष। तो आरबीआई के स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में हमने किसको अपनाया? प्रतीक चिन्ह। फिर देखते हैं देवास। देवास कहां पे? एमपी। मैसूर कर्नाटक। मैसूर कहां पे? कर्नाटक। सालबोनी पश्चिम बंगाल, ये वेस्ट बंगाल। सालबोनी वेस्ट बंगाल। मैसूर कर्नाटका और नासिक महाराष्ट्र। अच्छा, नासिक कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी। 4 जगह पे बैंक नोट प्रेस है। देवास कहां पर है? एमपी। 4 जगह पे क्या है? बैंक नोट प्रेस। क्लियर? कलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा। यहां पे क्या है? टकसाल। और यहां पे क्या बनाए जाते हैं? सिक्के। क्या बनाए जाते हैं? सिक्के। यहां पे बनाए जाते हैं सिक्के। क्लियर? 1996 से गांधी श्रृंखला के नोट जारी किए गए। कौन सी श्रृंखला? गांधी श्रृंखला। क्लियर? तरलता बढ़ने पर महंगाई बढ़ती है। तरलता बढ़ने पर महंगाई बढ़ती है। इसे नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति जारी की जाए। कैसी नीति? मौद्रिक। आप एक और चीज देखोगे, दिवाली के पहले रेपो रेट बढ़ा दी जाती है। रेपो रेट क्या कर दी जाती? बढ़ा दी जाती। दिवाली से ठीक पहले रेपो रेट क्या कर दी जाती? बढ़ा दी। देखो, बाजार में तरलता होगी, होगी या नहीं होगी? होगी। जब बाजार में तरलता होगी तो तुम तो पैसा लुटाने पे तैयार होगे, हाँ या ना? जब आपकी जेब में पैसा होता है, आप किससे डरते हो? क्या नहीं डरते? बिना पूछे ऑर्डर मारते हो। कितने का? ये पूछते ही नहीं है, ये कितने का भी हो, तेरे को क्या करना? आज पूरा बाजार खरीदने निकला हूं मैं, हाँ या ना? देखो, फील करो, सब फील है। हमारी जेब में पैसा है तो हमारे बात करने का गट्स, हमारे चलने का तरीका क्या होगा? अलग होगा। और जब पैसा नहीं होगा तो अलग होगा। है? पैसा मतलब कॉन्फिडेंस। समझते इस बात को? पैसा मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस। रख के देखना कभी 2 लाख रुपए जेब में। पैसा मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस। बात समझ रहे हो? पैसा मतलब कॉन्फिडेंस। और इतना पैसा होना चाहिए कि तुम चप्पल में स्कॉर्पियो लेने चले जाओ रात को 2 बजे, या कोई भी थार लेने चले जाओ, तो वहां का शोरूम का मालिक खोलने आए कि हाँ यार देनी पड़ेगी इनको। इतना पैसा तुम्हारे पास होना चाहिए। जीवन में कमाने का उद्देश्य होना चाहिए अच्छे तरीके से, ईमानदारी से। बेईमानी करो या नहीं करो, तुम्हारे ऊपर। तो मैंने कहा, जब भी बाजार में तरलता बढ़ती है तो तरलता बढ़ने से क्या बढ़ती है? महंगाई। और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करता है। और मौद्रिक नीति में किसको जारी करता है? रेपो रेट को। क्लियर? आरबीआई जब बैंकों को अधिक अवधि के लिए ऋण उधार देता है और बदले में ब्याज जिस दर से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? बैंक दर। क्या कहते हैं? बैंक दर। क्लियर? पैसा कौन ले रहा है? वाणिज्यिक बैंक। किससे ले रहे हैं? आरबीआई से। फिर देखो, आरबीआई जब वाणिज्यिक बैंक को 2 से 14 दिन के लिए, अच्छा ये कम अवधि है ज्यादा अवधि? कम अवधि। आरबीआई जब वाणिज्यिक बैंकों को 2 से 14 दिन के लिए पैसा क्या देता है? उधार देता है। तो बदले में ब्याज जिस दर से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट। क्या कहते हैं? रेपो रेट। रेपो दर को हिंदी में पुनर्खरीद दर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्खरीद दर। इसकी अवधि कितने दिन की? 2 से 14 दिन। पैसा कौन दे रहा है? आरबीआई। कैसे बैंक को? वाणिज्यिक बैंक को। क्लियर है? रेपो रेट बढ़ने पर लोन क्या हो जाता है? महंगा। और देखो, लोन महंगा होता है तो लोग लेना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? ब्याज ज्यादा। ब्याज क्या होता है? ज्यादा। तो सर लोन महंगा कैसे होता है? मेरी बात सुनो, ये आरबीआई है। ये क्या है? आरबीआई। क्या ये भारत में जनता को किसी प्रकार का पैसा उधार दे रहा है या नहीं दे रहा? इससे पैसा कौन ले रहा है? बैंक। मान लो किसकी कौन कौन पैसा उधार ले रहा है? एसबीआई ले रहा है, पीएनबी ले रहा है। भारत के 3 बड़े बैंक की बात कर लो, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये तीनों किससे पैसा ले रहे हैं? आरबीआई से, कि भैया पैसा दो हमको, हमको पैसा उधार देना है। तो आरबीआई ने कहा कि भैया देखो, मैंने तो रेपो रेट बढ़ा दी अभी। कितनी बढ़ा दी?
तो आरबीआई कहेगा कि भैया मैंने रेपो दर अभी कर दी है 6%। कितना परसेंट? 6%। अगर तुम पैसा लोगे तो तुम्हें कितना परसेंट से ब्याज देना पड़ेगा? 6%। अब ये एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा क्या ग्राहक को भी 6% पे पैसा उधार देंगे? नहीं देंगे। क्या इससे कम पे देंगे? नहीं देंगे। किस पे देंगे? ज्यादा में। तो ये सब बैंक बोलेंगे ग्राहक को कि देख भाई हम तो 11% पे देंगे तेरे को। कितने परसेंट पे? 11। अब ग्राहक सोचता है 11 तो बहुत ज्यादा होता है यार, तो अभी लोन नहीं ले। तो 10 में से 6 या 7 लोग लोन लेने से क्या करते हैं? मना। तो तरलता क्या हो जाती है? कम। तरलता क्या हो जाती है? कम। तो रेपो रेट बढ़ेगी, लोन महंगा होगा, तरलता क्या होगी? कम। जबकि रेपो रेट घटने पर लोन क्या हो जाते हैं? सस्ता। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये किसको कंट्रोल करने के लिए हो रहा है? महंगाई को। चलो बताओ, रेपो रेट बढ़ी, लोन महंगा, लोन महंगाई डाउन। क्लियर? रेपो रेट डाउन तो लोन सस्ता, महंगाई धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ेगी। तो सर इसको एक जैसा नहीं कर सकते, तो इसीलिए आरबीआई इन दोनों को क्या रखता है? तटस्थ। ना तो बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर और ना बहुत अधिकतम स्तर पर। महंगाई कैसी होनी चाहिए? नियंत्रण। ना सर बिल्कुल खत्म क्यों नहीं आती महंगाई? तो वो जो बेचारे बना रहे हैं, जो उत्पादक है, क्या उनको भूखे मारोगे? वो उत्पादन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो इसीलिए महंगाई नियंत्रण में रखती है सरकार, ना तो बिल्कुल खत्म करती है और ना ही बिल्कुल ज्यादा करती। किसमें रखती है? नियंत्रण। खत्म कर देगी तो कौन खत्म हो जाएगा? उत्पादक, जो चीजों का क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं। चलिए, तो हमने कहा कि रेपो रेट बढ़ने पर लोन महंगा हो जाता है, रेपो रेट घटने पर लोन क्या हो जाता है? सस्ता। फिर देखो, आरबीआई जब वाणिज्यिक बैंक को एक दिन के लिए पैसा उधार देते हैं, कितने दिन के लिए? एक दिन के, बदले में जिस दर से ब्याज की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? एमएसएफ। अब देखो, एक दिन के लिए एमएसएफ, 2 से 14 दिन रेपो रेट और अधिक अवधि बैंक का दर। इसे अति अल्पकालीन ऋण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अति अल्प। अब ध्यान रखना, ये अति अल्पकालीन है। और एक बार पूछा है कि रेपो रेट में किस प्रकार का ऋण है, तो ये है अल्पकालीन। रेपो रेट में कैसा है? अल्पकालीन, क्योंकि 2 से कितने दिन की अवधि है? 14 दिन। तो ये अल्पकालीन ऋण मतलब रेपो रेट और अति अल्पकालीन मतलब एमएसएफ। इसकी आगे भी हम चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं, जनता को ऋण बेस रेट पर दिया जाता है। किस रेट पर दिया जाता है? बेस रेट पर, है ना। और बेस रेट पर मतलब कम रेट पर दिया जाता है जिन ग्राहकों की साख क्या होती है? अच्छी होती है। क्या होती है? अच्छी होती है। 2 प्रकार के ग्राहक है ना, जिनकी सिविल अच्छी है या जिनके बैंकों से अच्छे संबंध है, करोड़पति है, तो उनको थोड़े और कम रेट पे क्या दिया जाता है? ऋण दिया जाता है। सभी को क्या समान रेट पे मिलता है? नहीं। जैसे मान लो उज्जैन का एक नामी गिरामी व्यक्ति है, अब उसके बैंक में 20-30 वर्षों से कामकाज पड़ रहा है, वो बैंक का 30 सालों से ग्राहक है और उसका करोड़ रुपया भी बैंक में जमा है। जब वो ऋण लेने जाएगा तो आप बोलोगे सर उसका करोड़ रुपया जमा है तो वो ऋण लेने क्यों जाएगा? जितने भी बिजनेसमैन हैं क्या वो अपना पैसा लगाते हैं? नहीं। वो सब क्या लेते हैं? लोन। वो अपना पैसा लगाएंगे? नहीं। तो मैं आपसे कह रहा हूं, उसके 30 वर्षों से बैंक से संबंध है। अब वो बैंक में जब लोन लेने जाएगा तो उसे दूसरे ग्राहकों के बदले में इंटरेस्ट क्या चुकाना पड़ेगा? कम। फिर है पीएलआर, प्राइमर लेंडिंग रेट। सामान्य साख वाले ग्राहकों को जिस रेट पर ऋण मिलता है उसको क्या कहते हैं? पीएलआर। क्या कहते हैं? पीएलआर। और अच्छी साख वाले को बेस रेट। बेस रेट में सबसे न्यूनतम इंटरेस्ट देना पड़ता है ग्राहक को। किसको? बैंक को। लेकिन ये तभी होता है जब आपकी साख क्या हो? बहुत अच्छी। फिर देखो रिवर्स रेपो रेट। जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करता है, क्या जमा करता है? पैसा। तो बदले में जिस दर से ब्याज वाणिज्यिक बैंक को प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। अब मुझे एक लाइन में बता देना, है ना, अच्छे समझा होगा तो बता दोगे ना, मन में पहले ही सोच लिया कि समझना ही नहीं है तो ब्रह्मा जी भी आ जाए तो नहीं समझा सकते, है ना।
चेहरा आपकी जिंदगी के फलसफे बयान करता है, ठीक है, और मुझे चेहरा पढ़ना आता है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है, मतलब मुझे पढ़ाते पढ़ाते इतना साल हो गया है। चलिए अब मुझे बताना, रेपो रेट में ब्याज किसको रुकना है ना, मैडम आप बताना, रेपो रेट में ब्याज किसको मिलेगा बेटा? हाँ आप ही। रेपो रेट में ब्याज किसको मिलेगा? बिजनेसमैन को। गुड, आई लाइक इट। आरबीआई को। रेपो रेट में ब्याज किसको मिलेगा? आरबीआई। गलत तो नहीं बोला था? नहीं, चेहरा पढ़ना आता है मुझे। तो मैंने कहा रेपो रेट में ब्याज किसको मिला? आरबीआई को। बैंक दर में ब्याज किसको मिला? आरबीआई को। किसको मिला? आरबीआई को। एमएसएफ में ब्याज किसको मिला? आरबीआई को। लेकिन रिवर्स रेपो रेट में ब्याज किसको मिल रहा है? वाणिज्यिक बैंक को। देखो, जब वाणिज्यिक बैंक अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग किसके पास जमा करता है? आरबीआई के पास। देखो, बैंक कहता है कि हमारे पास ये राशि अधिक है, आप जमा कर लो, तो आरबीआई कहता है कि देख भाई, मेरे को तो जरूरत नहीं है, तू कह रहा है तो मैं जमा कर रहा हूं। तो बताओ, रिवर्स रेपो रेट की दर ज्यादा होगी या कम? कम होगी। तो रिवर्स रेट की दर कम होगी, इसमें ब्याज आरबीआई देता है, किसको देता है? वाणिज्यिक बैंक। तो फिर से रिवीजन करते हैं, रेपो रेट में ब्याज मिलेगा आरबीआई को, बेस रेट में ब्याज मिलेगा आरबीआई को, एमएसएफ में ब्याज मिलेगा आरबीआई को, रिवर्स रेपो रेट में ब्याज मिलेगा वाणिज्यिक बैंक को। रेपो रेट ज्यादा या रिवर्स रेपो रेट ज्यादा? रेपो रेट। क्लियर है बात? चलिए आगे देखते हैं। नगद आरक्षण अनुपात, इसको क्या कहते हैं? सीआरआर, है ना। एनडीटीएल, नेट डिपॉजिट टाइम लिक्विडिटी, है ना। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना। एक निश्चित समय पर बैंक के पास जो राशि होती है उसको क्या कहते हैं? एनडीटीएल। क्या कहते हैं? एनडीटीएल। अब देखो, नगद आरक्षण अनुपात, वाणिज्यिक बैंकों का कुल जमा पैसा निश्चित दर से आरबीआई के पास क्या रहता है? जमा रहता है। क्या रहता है? जमा रहता है। जितना वाणिज्यिक बैंकों का पैसा है, उसका एक निश्चित पैसा किसके पास जमा होता है? आरबीआई। आरबीआई ये कहता है कि तुम्हारे पास जितना मंथली वीकली जितना भी लेन देन होता है, उसका एक निश्चित भाग तुम मेरे पास क्या करोगे? जमा करोगे। ऐसा क्यों करवा रहा है आरबीआई? ऐसा इसलिए करवा रहा है कि आरबीआई जानता है कि ये बैंक जो है, अगर इसके पास ज्यादा पैसा रहेगा तो ये क्या कर देगा? लोन बांटेगा, और लोन बांटेगा तो क्या बढ़ेगी? महंगाई। तो ये कहता है कि तुम अपनी कुल जमा का एक निश्चित पैसा किसके पास जमा करोगे? मेरे पास। तो बताओ, उसको लोन के रूप में दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। तो जब वाणिज्यिक बैंक अपनी कुल जमा का निश्चित पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं, तो इसे कैश रिजर्व रेशो या नगद आरक्षण अनुपात कहा जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मान लो एक उदाहरण दे रहा हूं। आरबीआई ने कहा कि डेली तुम्हारा जितना भी कलेक्शन हो रहा है, जितना डिपॉजिट हो रहा है, उसका 4% मेरे पास जमा करोगे। कितना परसेंट? 4%। मान लो कि 1000 रुपए बैंक में जमा हुआ। कितना रुपए हुआ? 1000। अब 40 रुपया किसको भेजना पड़ेगा? आरबीआई। अब बैंक के पास कितना बचा? 960। तो ये इसलिए करता है आरबीआई ताकि बैंक ज्यादा लोन नहीं दे। अगर ज्यादा लोन सर्कुलेट होंगे मतलब महंगाई बढ़ेगी। चलिए, तो ये सीआरआर है। एक है वैधानिक तरलता अनुपात, स्ट्यूटरी लिक्विड रेशो। अब ये क्या होता है? वाणिज्यिक बैंक अपनी कुल जमा का निश्चित दर से अपने पास रखना अनिवार्य है। मतलब बैंक ये कहता है कि तुमने एक निश्चित दर से कुल जमा का कुछ पैसा तो मुझको दे दिया, अब तुम्हारी जो कुल जमा है उसका एक निश्चित दर से कुछ पैसा तुम्हें अपने पास मेंटेन करना क्या है? अनिवार्य है। तो बैंक को अपने पास भी एक निश्चित पैसा जमा रखना अनिवार्य है। इसे ही कहा जाता है वैधानिक तरलता अनुपात। अब देखो, कुछ पैसा तो यहां किसने ले लिया? आरबीआई ने। अब आरबीआई ने कहा कि तुम 10% पैसा जो है अपने पास हमेशा क्या रखोगे? जमा रहोगे। तो 960 का 10% मतलब 96 रुपया। तो 96 रुपया बैंक ने और क्या कर दिया? आरबीआई ने क्या कर दिया? कम कर दिया।
कि ये तो तुमको जमा करना ही है अपने पास। तो अब सीआरआर और एसएलआर के द्वारा जो पूंजी है वो बैंक की बंद गई। सीआरआर के द्वारा बैंक की पूंजी किसके पास जमा हो गई? आरबीआई के। और एसएलआर के द्वारा बैंक की पूंजी किसके पास है? बैंक के पास। लेकिन वो ये पूंजी लोन के रूप में नहीं दे सकते। आगे बात समझिए। फिर देखें, आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के तहत बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर घटाता बढ़ाता है। क्यों घटाता बढ़ाता है? ताकि वो किस नियंत्रण कर सके। क्या कर सके? नियंत्रण। क्लियर है? चल देखो, मौद्रिक नीति बढ़ेगी। मौद्रिक नीति बढ़ेगी मतलब रेपो रेट। रेपो रेट मौद्रिक नीति बढ़ेगी मतलब रेपो रेट, तो ब्याज बढ़ेगा। लोन महंगा होगा तो लोग लेंगे क्या? नहीं लेंगे। तो बाजार में तरलता कम होगी तो लोग वस्तु खरीदने भागेंगे क्या? नहीं भागेंगे। तो मांग क्या होगी? मांग घटेगी तो व्यक्ति को मूल्य क्या करने पड़ेंगे? घटाने पड़े। तो मूल्य क्या हो गया? महंगाई। कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिर देखना, मौद्रिक नीति घटेगी, ब्याज दर क्या होगी? कम। लोन क्या होगा? अब तरलता बढ़ेगी, बाजार में पैसा सर्कुलेट होगा, बाजार में पैसा तैरेगा, तो मांग, धीरे धीरे मूल्य, फिर महंगाई। और जैसे ही महंगाई बढ़ेगी आरबीआई कूदेगा और रेपो रेट बढ़ा देगा। क्लियर? और क्यों बिल्कुल खत्म नहीं कर देता महंगाई? क्योंकि उत्पादन करने वाला खत्म हो जाएगा। तो इसलिए महंगाई को कंट्रोल में कौन रखता है? आरबीआई। महंगाई को कंट्रोल में कौन रखता है? आरबीआई। क्लियर? चलिए एक बार पूरा देख लीजिए। पिछली बार भी 2 क्वेश्चन बने थे, मतलब मैंने अभी बताए थे आपको लास्ट टाइम पे। ये इसी टॉपिक से रिलेट करते हैं ये क्वेश्चन, देख लीजिए। ये वाला पिछली बार का क्वेश्चन है। और जब हम इस क्वेश्चन को निकालते ना, तो ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया, पता आपको? एसएससी की एग्जाम में भी आया, हमारे कांस्टेबल में तो पूछा ही है, लेकिन और देखते कहां कहां आया है। तो एसएससी में भी आया ये क्वेश्चन, देख लो एक बार। बढ़े आगे। ये ध्यान रखना, रेपो रेट मतलब अल्पकालिक। एमएसएफ का फुल फॉर्म भी देख लो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बढ़ा दूं? यहां भी ग्राहक को, यहां भी ग्राहक को ही है। ठीक, बेस रेट पे अच्छे साख, पीएलआर सामान्य साख, मतलब हमको पीएलआर पे ही मिलेगा। अभी किसमें मिलेगा? पीएलआर।
यहां मौद्रिक नीति से तात्पर्य इसके अंतर्गत आनी रेपो रेट से है, ये ध्यान रखें। क्लियर है? आपसे क्वेश्चन बनेगा, महंगाई को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई कौन सी नीति जारी करता है? मौद्रिक नीति। बात खत्म हो गई। क्या सर इनकी दर पढ़ना जरूरी है? तो मैं आपको कांस्टेबल के 4-5 दिन पहले कि रेपो रेट कितनी है, ये रेट कितनी है, वो मैं बता दूंगा, तो याद रख लेना। ऐसे ये बैंकिंग में पूछी जाती है ज्यादातर, लेकिन फिर भी हम पढ़ के चले जाएंगे 4-5 दिन पहले कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। क्योंकि क्या है कि अभी आपका पेपर जो है मेरे ख्याल से 15 जुलाई के आसपास बन के कंप्लीट होगा, तो अगर आरबीआई बढ़ाता घटाता है तो हम देख लेंगे उस समय तक, है ना। 15 जुलाई के आसपास आपका पेपर बन जाएगा, ठीक है। ये मैं आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूं।